उनके अकॉर्डिंग तो जो क्लासिकल जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहती है। और अगर डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ भी जाए तो जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके थ्रू जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर लेती है। बट अकॉर्डिंग टू कीन्स एक इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि हमेशा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहे। जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। जो क्लासिकल थ्योरी है, कीन्स से पहले के जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन के लिए। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऑटोमेटिक अपनी डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपनी सप्लाई अपने आप क्रिएट करती है, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी की, तो उसमें जो वेज रेट है और जो जनरल प्राइस लेवल है वो इलास्टिक है, उसमें चेंज होता रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ना तो वेज रेट में चेंज होता है और ना ही जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस इकोनॉमी में जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है और जो वेज रेट है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड वेज रेट और प्राइस ऑफ कमोडिटी आर फ्लेक्सिबल, उनमें चेंज होता रहता है। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एक आइडियल सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, इसीलिए कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक माना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जो एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एएस भी अपने आप को एडजस्ट करती है और इंक्रीज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो अपनी डिमांड अपने आप क्रिएट करती है, और कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, और वेज रेट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फिक्स्ड। क्लासिकल थ्योरी में फ्लेक्सिबल होते हैं और जो कीन्स की थ्योरी है, कीन्स के अकॉर्डिंग जो वेज है, वेज रेट है और जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वैसे तो जो इकोनॉमी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज हो भी जाती है तो जो डिमांड और सप्लाई है उनके थ्रू ऑटोमेटिक फिर से इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर लेती है। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग अगर डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने की कोशिश करती है। वैल्यूज थी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो एपीसी है, एपीसी
एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो इसमें ध्यान रखना है कि एमपीसी और एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं होंगे। एपीसी कभी नेगेटिव नहीं होगा, एमपीसी और एमपीएस ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सिर्फ जो एपीएस है ये नेगेटिव हो सकता है। मोर देन 1, किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? ग्रेटर देन 1, सिर्फ एपीसी की। क्योंकि अगर हमारी इनकम कम है तो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो इन सब में से नेगेटिव वैल्यू हो सकती है सिर्फ एपीएस की। ग्रेटर देन 1 हमारा हो सकता है एपीसी। एमपीसी और एमपीएस ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और इनकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 to 1 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एपीसी है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़े तो आप छोटी सी एक टेबल से अपना शेड्यूल बना सकते हैं और ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर आप दे सकते हैं। जो एपीएस है ये नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है एपीएस। जो एपीएस हमारा है वो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। क्योंकि जो अगर हम मार्जिनल की बात करें कि मार्जिनल तो एडिशनल इनकम को तो टोटली हम कंज्यूम भी कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम को एज इट इज हम सेव नहीं कर सकते। तो जो एपीएस की वैल्यू है वो हमारी 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है। एपीसी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो जो एपीसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो एपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और एमपीसी किसका ज्यादा होता है? पुअर सेक्शन का, रिचर सेक्शन का। तो पुअर सेक्शन का जो एमपीसी है वो ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है और आपको कैलकुलेट करने को बोल दिया जाएगा कि आप एपीसी कैलकुलेट करके दिखाइए, या फिर एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो इनके जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एपीसी है टोटल सी अपॉन टोटल वाई, एपीएस है टोटल एस अपॉन टोटल वाई, एमपीसी है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीएस है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इनका रिलेशनशिप आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 है। तो अगर हमें एक वैल्यू पता है तो दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एपीसी और एपीएस है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एपीसी प्लस में एपीएस भी 1 के इक्वल है। अगर एक वैल्यू हमें पता है तो दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्लोप है, हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि एक लाइन में आपको मीनिंग दे दिया और पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या फिर ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर on purchasing final goods and services of an economy during an accounting year। अब जिसके साथ में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लग जाए तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे मनी सप्लाई हमारी है उसको हम मेजर करते हैं करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनके साथ हम वर्ड ऐड करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो हमारी फ्लो कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड की हम बात करते हैं इनकम के साथ तो एग्रीगेट डिमांड का हमारा जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एग्रीगेट डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। वैसे तो हम हमारी जो थ्योरी है किन्स्कीस में हम इनकम और एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्राइस और एग्रीगेट डिमांड में क्या रिलेशन है तो वो इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस और एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो फिर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये आपको ध्यान से स्टडी करना है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड में रिलेशनशिप है या फिर प्राइस और एग्रीगेट डिमांड में पूछा गया है। तो मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है? प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, planned flow of goods and services in an economy during an accounting year।
जो भी एग्रीगेट डिमांड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू सेक्टर, जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं, तो टू सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। या फिर एक टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, तो हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करेंगे और प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को हम आई से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है, तो थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। इसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड करते हैं, तो हम यही बताएंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। और अगर पूछा जाए एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है इन अ थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को आई से, और जी के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं। और अगर एक ओपन इकोनॉमी में सेक्टर पूछे जाए, तो ओपन इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ओपन इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है वो हमारे हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल या अलजेब्रिक रिलेशनशिप है बिटवीन सी एंड वाई, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। ऐसे ही एस और वाई अगर पूछा जाए, तो एस और वाई फंक्शनल या अलजेब्रिक रिलेशनशिप है सेविंग एंड इनकम में। जो भी सी फंक्शन है उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी है सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। तो इसमें सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मींस ऐसा एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, यानी कि ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। बी हमारा क्या है, एमपीसी, और वाई हमारा क्या है, इनकम। अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो हम डिराइव कर सकते हैं सेविंग फंक्शन, अगर हमें सेविंग फंक्शन गिवन है तो हम डिराइव कर सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन। C इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, बी हमारा क्या है, एमपीसी। तो अगर इससे हमें एस फंक्शन डिराइव करना है, तो यहाँ सी की जगह पे हम लेंगे एस। जो सी फंक्शन में ऑटोनोमस सी बार है वही सेविंग फंक्शन में माइनस का सी बार हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा है व्हेन y इक्वल टू 0, तो जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल 20 है, तो सेविंग्स हमारी क्या आ जाएगी, y माइनस सी इक्वल टू एस। 0 माइनस में 20, तो माइनस का 20। तो ये जो सी बार की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। b हमारा एमपीएस है, तो यहाँ पे हम लेंगे, या तो आप एमपीएस लिख सकते हैं या फिर 1 माइनस में b, कि 1 में से हम एमपीएस एमपीसी लेस करते तो हमारा क्या आ जाएगा, एमपीएस इनटू y। अब एग्रीगेट डिमांड अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो C प्लस में आई प्लस में C प्लस में C बार प्लस में बी वाई प्लस में आई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारी इक्वल होती है C प्लस आई के, तो C के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है C बार प्लस में बी वाई, और आई हमारा हम एज इट इज लिख देंगे। आई भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड होता है इनकम पे। अगर आपसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछी जाए, ये एग्रीगेट डिमांड अगर हमें कैलकुलेट करनी है अलजेब्रिकली, तो C प्लस आई, C का हमारा फॉर्मूला है C बार प्लस में बी वाई प्लस में आई। अगर हमें Y कैलकुलेट करना है तो भी हमारा सेम यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है वो हमारी इक्वल है Y इक्वल टू AD के, और एग्रीगेट डिमांड का हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है C बार प्लस में बी वाई प्लस में आई। जो हमारा C फंक्शन है, तो C फंक्शन का जो हमारा स्लोप है, ये हमारा y एक्सिस से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 है तो भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है C बार, तो वो ये हमारा क्या है, C बार, ये जो पार्ट, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल, y इक्वल टू AS, रेफरेंस लाइन भी हम इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ध्यान रखना है, y और C इक्वल है तो ब्रेक इवन पॉइंट है। y इक्वल टू अगर यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड होता तो ये हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट होता। तो अगर हम ये जो पार्ट है ये y एक्सिस से हमारा क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि
जब इनकम जीरो है तो भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इस पॉइंट पे हमारा क्या है, C इक्वल टू वाई है। इससे पहले हमारा C इज ग्रेटर देन वाई ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ या ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इस पॉइंट पे हमारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन हमारा कम है, क्योंकि लोग सेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये हमारा है y, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड, ये पॉइंट हमारा है इक्विलिब्रियम जीडीपी, y एग्रीगेट डिमांड। तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा शुरू होता है y एक्सिस से, यहाँ ओरिजिन से नहीं होता। ओरिजिन से शुरू होने का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जीरो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि जीरो इनकम पे भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो इसीलिए हमारी एग्रीगेट जो डिमांड है वो हमारी यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो पार्ट है ये क्या शो करता है, मिनिमम लेवल ऑफ एडी। जब हमारी इनकम जीरो है तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसको शो कर रहा है, और ये जो पार्ट है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। ये इक्विलिब्रियम जीडीपी है, इससे पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या वाई ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ एडी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद हमारी वाई ग्रेटर है, एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है, बिकॉज पीपल स्टार्ट्स सेविंग। और जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का या इनकम और एग्रीगेट डिमांड का, तो ध्यान रखना है इनकम में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन में जो डिफरेंस है वो कम है। हम ऑब्जर्वेशन में लिखते भी हैं, द रेट एट विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस इज लेस देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद सिर्फ बेस रेट इंक्रीज होता है और जनरल प्राइस लेवल। शॉर्ट रन में हमारी टेक्निक कांस्टेंट रहती है, तो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वो इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, लेबर को इंक्रीज करके। अब हमारा जो सी फंक्शन है इसका जो स्लोप है वो क्या है, एपीसी या एमपीसी? एमपीसी। एमपीसी हमारे सी फंक्शन का स्लोप है, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो स्लोप है ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है। ऐसे ही जो सेविंग फंक्शन है वो हमारा शुरू होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो जो सेविंग हमारा कर्व है वो हमारा यहाँ नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता है और ये ऐसे जाता है, यानी कि जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज होती है। जो सेविंग कर्व का स्लोप है वो हमारा क्या है, एमपीएस। एपीएस नहीं है, एमपीएस। और एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि सेविंग कर्व का जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है। और क्योंकि हमारा सी फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, एस फंक्शन भी हमारा लीनियर स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, इसीलिए हमारे जो एमपीसी और एमपीएस है इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। अगर हमें डिराइव करना है एस फंक्शन को सी फंक्शन से तो वो भी हम डिराइव कर सकते हैं, उसमें भी आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके सिर्फ 3 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं कि अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, ये हमारा है y 45 डिग्री का एंगल, ये हमारा c है, और अगर इसके हेल्प से हमें, ये हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट है y c, अगर हमें सेविंग कर्व डिराइव करना है तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ये जो पार्ट है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन फंक्शन में ये पार्ट पॉजिटिव है और जो हमारा सेविंग फंक्शन होगा इसमें नेगेटिव होगा। तो जितना ये डिफरेंस है 20 है तो यहाँ 20 से, ये 30 है तो ये 30 से हमारा सेविंग कर्व शुरू होगा। अब जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पे हमारा सेविंग कर्व, हम यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा सेविंग कर्व कट करेगा इस लाइन को, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इक्विलिब्रियम जीडीपी नहीं, क्योंकि y इक्वल टू c है तो ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, और ये जो है s इक्वल टू 0 ये भी हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसके बाद क्योंकि c हमारा लीनियर फंक्शन है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस c फंक्शन, तो हमारा जाएगा s फंक्शन, तो c लीनियर है तो s भी हमारा क्या होगा, लीनियर फंक्शन।
अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज डिटरमिन्ड वेयर A is equal to AD। S को हम Y भी लिख सकते हैं, तो Y इक्वल टू AD, या फिर हम कह सकते हैं Y जो हमारा है इक्वल है C प्लस S के और AD हमारा इक्वल है C प्लस I के, तो ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर S इक्वल टू I। इक्विलिब्रियम लेवल पे जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कौन सी डिमांड है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि जो भी इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमिन होता है वो होता है थ्रू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई S इक्वल टू I दोनों अप्रोच को अगर आप इकट्ठा एक्सप्लेन करते हैं एक साथ, तो ध्यान रखना है कि शेड्यूल में और डायग्राम में दोनों का जो इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा है y 45 डिग्री का एंगल, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड का, तो ये जो पॉइंट है यहीं पे हमारा S इक्वल टू I होना चाहिए। ये हमारा है I, इस पॉइंट पे हमारा जो सेविंग कर्व है वो कट करना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा एक ही इनकम के लेवल पे होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे जो y है ये अगर 60 है तो यहाँ पे भी S इक्वल टू I अप्रोच में भी हमारा 60 ही होना चाहिए। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सिचुएशन है, ये हमारा है y, ये है एग्रीगेट डिमांड, तो ये जो पार्ट है ये क्या शो करता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। प्रोड्यूसर को इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस कि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल है प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के। तो सिचुएशन में प्रोड्यूसर को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जितनी प्लान्ड सप्लाई है उतनी ही प्लान्ड डिमांड है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इन दोनों में ही प्रोड्यूसर को लॉस होता है। अगर ये सिचुएशन है तो इसमें हम ध्यान से देखें तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और y जो है वो कम है, यानी कि ये सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा ताकि वो डिमांड को फुलफिल कर पाए। और अगर ये कंडीशन है तो इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये y इज ग्रेटर देन 80, यानी कि AS इज ग्रेटर देन 80। इसमें सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो इसमें भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनडिजायर्ड स्टॉक का। ऐसे ही अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा सेविंग कर्व है, तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये सेविंग है ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये पॉइंट है S इज ग्रेटर देन 9, यानी कि AS इज ग्रेटर देन 80। और इससे पहले की जो कंडीशन है इसमें है I इज ग्रेटर देन सेविंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो I है इन्वेस्टमेंट है, ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो सेविंग्स है ये इसका कंपोनेंट है, तो चेंज होगा सेविंग में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जो एक्सपोज्ड सेविंग और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम? हम कहेंगे यस। जो एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल होते हैं, क्योंकि वो प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों को इंक्लूड करते हैं। एक्सपोज्ड सेविंग मींस प्लान्ड सेविंग और अनप्लान्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट मींस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए वो इनकम के हर एक लेवल पे इनकम इक्वल होते हैं। लेकिन जो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, एक्सेंटी सेविंग्स और एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल नहीं होते। जिस पॉइंट पे वो इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अगर इसमें आपसे फॉरवर्ड एक्शन पूछा जाए तो फॉरवर्ड एक्शन मींस इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड एक्शन मींस ये एग्रीगेट डिमांड हमारी इक्वल है C प्लस I के। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए C प्लस I प्लस चेंज इन I, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड।
AD इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा I। और फॉरवर्ड एक्शन मींस कि जितना इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ है, पहले हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट ये था OM, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है। तो जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में हुआ है, जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, इनकम उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है AB, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है इतना और इनकम में चेंज इससे ज्यादा हुआ है, जिसको हम डिनोट करते हैं K, मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो इनकम भी इंक्रीज होगी। और बैकवर्ड एक्शन मींस कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारी फॉल हो जाए, डिक्रीज हो जाए, C प्लस I माइनस डेल्टा I, तो इस सिचुएशन में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और डाउनवर्ड शिफ्ट होने से इन्वेस्टमेंट जितनी कम हुई है, इनकम उससे कई गुना ज्यादा कम हो जाएगी। ये चेंज है इन्वेस्टमेंट का और ये चेंज है इनकम का। इन्वेस्टमेंट में चेंज कम है और इनकम में चेंज ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड एक्शन। के हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर, और के को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और अगर डेल्टा वाई डेल्टा आई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो के हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीसी और विद द हेल्प ऑफ एमपीएस। के और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है, के और एमपीएस में नेगेटिव रिलेशन है। अब इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर कंज्यूमर अपनी जो उसकी एडिशनल इनकम है, सारी की सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर ले, यानी कि अगर जितनी इनकम थी वो सारी की सारी अगर वो खर्च कर दे, तो सेविंग्स क्या होंगी? एडिशनल जो सेविंग्स है, तो एमपीसी हमारी क्या होगी, या हम कहें कि के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हम कहें कि एडिशनल जो इनकम है वो एज इट इज कंज्यूमर ने कन्वर्ट कर दिया, एज इट इज उसको खर्च कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जितनी इनकम थी उतना ही खर्च कर दिया, तो इस केस में हमारी की वैल्यू क्या होगी? तो इट मींस अगर इनकम में चेंज है 100 तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा 100 है, तो हमारे एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1/1 माइनस में एमपीसी, 1/1 माइनस में 1/1 में 0। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी। ऐसे अगर हमसे कहा जाए कि जो भी एडिशनल इनकम है, इनकम में जो चेंज हुआ है, अगर उसको एज इट इज कन्वर्ट कर दे डेल्टा एस में, यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 0। क्योंकि जितनी 100 इनकम चेंज हुई वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी डेल्टा एस में, तो डेल्टा सी क्या है? 0। डेल्टा सी अगर 0 है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई कितना चेंज है? 100। अगर ऊपर 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी एमपीसी की? 0। तो इस केस में हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, के इक्वल टू के 1 माइनस में 0, 1 अपॉन में 1, तो के की वैल्यू है 1। यानी कि अगर जो एडिशनल इनकम है वो एज इट इज सेव कर ली जाए तो एमपीसी की वैल्यू क्या है? हमारी 0 है। तो इस केस में जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही इनकम में चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो इनकम 100 रहेगी, उसी के इक्वल उसमें चेंज होगा।